सुप्रभात बच्चों। कल हम लोग सती कहानी पढ़ रहे थे। शिवानी जी की सती कहानी में आपने जहर खुरानी की समस्या को देखा कि किस तरह की रेल के डब्बों में मीठी मीठी बातें करके अपनी मीठी बातों के जाल में यात्रियों को फंसाकर उन्हें कुछ खिला पिलाकर उनका धन लूटा जाता है। उसे जहर खुरानी कहते हैं और इसके लिए हमें सावधान होना चाहिए। जबकि आप देखते हैं कि कहानी में 3 प्रबुद्ध महिलाएं हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, माहिर हैं, फिर भी एक महिला उन्हें बेवकूफ़ बना लेती है। उन्हें यह कहकर कि वह सती होने जा रही है, उनकी भावनाओं को जगाती है और अंत में उन्हें ठग कर चली जाती है। तो ये जो कहानी है, इसके माध्यम से एक बहुत बड़ी समस्या जो आजकल घटित हो रही है उस पर प्रकाश डाला गया है। तो कहानी का औचित्य क्या है? अगर ये शीर्षक का औचित्य अगर आपको पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि इस कहानी का जो शीर्षक है और शीर्षक में जो भी जिन गुणों का होना आवश्यक होता है वे सारे गुण इस कहानी में वर्तमान हैं। शीर्षक सती जिज्ञासावर्धक है। यह जिज्ञासा जगाता है कि अरे सती क्या है इसमें? क्या कोई स्त्री सती होने जा रही है या सती प्रथा पर बात की गई है? ऐसी कौन सी बात इस कहानी में कही गई है? यह जो है जिज्ञासा, उत्सुकता पैदा करने वाला शीर्षक है। जब मदालसा के यह कहने के बाद कि वह सती होने के लिए भारत आई है, कहानी एक नया मोड़ लेती है जिसमें सहानुभूति और संवेदनाओं का एक मिश्रण तैयार होता है। कि उसमें सहानुभूति भी है, जो अन्य जो स्त्री पात्र हैं उनकी सहानुभूति उस सती बनने जा रही मदालसा के प्रति होती है, उनकी संवेदना जागृत होती है और वे उसे बचाने के लिए कटिबद्ध होती हैं और उसकी बातों में आ जाती हैं। तो ये जो एक मिश्रण तैयार होता है, यह पता ही नहीं चल पाता है कि इस कहानी में आगे क्या होगा। इस तरह पाठक की जो जिज्ञासा है वह बढ़ती जाती है, जो कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जो ही शीर्षक आप पढ़ते हैं सती, पाठक जब भी पढ़ता है, पाठक यहाँ शीर्षक पढ़ते ही एक उत्सुकता जागती है, जिज्ञासा जागती है कि इस कहानी में क्या दिया गया है, किसके बारे में दिया गया है। और जब मदालसा पात्र आती है और वह कहती है कि वह सती होने जा रही है, तो एक जो सहानुभूति और संवेदना का मिश्रण तैयार होता है वह इस कहानी को आगे पढ़ने के लिए बाध्य करती है। यह उत्सुकता जगाती है और जिज्ञासा जो है पाठकों की बढ़ती चली जाती है। प्रस्तुत कहानी में सती प्रमुख है। कहानी की संपूर्ण घटनाएं उस होने वाली सती पर आधारित है। यह सती कहानी का केंद्र बिंदु है। कौन? मदालसा, जो सती होने का स्वांग करती है कि वह सती होने जा रही है। कहानी का शीर्षक जिज्ञासा उत्पन्न करता है क्योंकि कहानी शीर्षक पढ़ने की उत्कंठा को जागृत करता है। जब यह उत्कंठा प्रबल हो जाती है तभी कोई कहानी पढ़ी जाती है। कोई कहानी आप कब पढ़ते हैं? जब उसके प्रति एक जिज्ञासा होती है, एक उत्सुकता होती है कि वास्तव में इस कहानी में क्या कहा गया है। यह जानने की जब उत्सुकता होती है तो हम उस कहानी को पढ़ते हैं। और कहानी में जो एक उत्तेजना पैदा होती है कि इसके बाद क्या, यह जो उत्सुकता, यह उत्कंठा, यह उत्तेजना जो पैदा होती है वो पूरी कहानी को पढ़ने के लिए बाध्य करती है। सती कहानी भी ऐसी ही कहानी है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस कहानी में जो सारा सार है, कहानी का सार जो है, जो उसका अर्थ है वह उसके अंदर निहित है और कहानी को सफल बना रहा है।
तो शीर्षक की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण रूप से सफल है। अक्सर प्रश्न पूछता है कि सती कहानी के शीर्षक के औचित्य पर या उसकी सार्थकता पर प्रकाश डालिए, तो आप साफ कहेंगे कि सती नामक जो कहानी है, इसमें एक जो उत्सुकता पैदा होती है, वह कहानी जो है एक अंदर उत्कंठा पैदा करती है, जो कहानी को पढ़ने के लिए बाध्य करती है। यही इस कहानी का औचित्य है कि इस कहानी को पढ़ें और उसमें अंतर्निहित जो संदेश है उससे पाठक समझे और उससे जो है कुछ ग्रहण करे। इस कहानी में आप देखते हैं कि लेखिका ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार ठगने वाले लोग मनुष्य की संवेदनशीलता का लाभ उठाते हैं। मनुष्य की संवेदनशीलता का लाभ उठाकर ही ठगी करते हैं। आजकल ये नया जो ट्रेंड चला है कि पहले अब लोग जो है बहुत झूठ बोलकर और बहुत इस तरह से काम नहीं करते, बल्कि वे मनुष्य के अंदर जो भावना, आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है जो भीख भी मांगते हैं, वे अपने आप को अपंग दिखाकर, अंधा दिखाकर, या आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को से भीख मंगवाया जाता है, क्योंकि उन बच्चों को देखकर लोगों की संवेदना जागृत होगी और वे अवश्य उसे कुछ न कुछ दे देंगे। और विशेषकर जो बच्चों को अपाहिज करके भीख मंगवाते हैं, बच्चों को अंधा कर देते हैं, बच्चों को एकदम भूखा प्यासा रखकर उन्हें एकदम मरियल कर देते हैं। ऐसे बच्चे जो है जब भीख मांगते हैं तो जो भी व्यक्ति होता है उन्हें देखता है, उनके मन में एक दया की भावना उठती है कि वो ये बच्चे को दे देना चाहिए। जबकि वे बच्चे भीख मांग कर ले जाते हैं और उनके जो आका हैं जो उनसे भीख मंगवाते हैं, वे सारे पैसे पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ये विडंबना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो संवेदना को जागृत करके अपना काम निकालना भी ठगी का एक बहुत बड़ा रूप है, और इस तरह से लोगों को ठगा जाता है। तो जहर खुरानी की जो समस्या है इस कहानी में, इसमें भी संवेदना को उन स्त्रियों की, जिसमें लेखिका एक महाराष्ट्री महिला, एक पंजाबी महिला, जो अपने अपने क्षेत्र की माहिर स्त्रियां हैं, जो सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, जो मूर्ख और गंवार स्त्रियां नहीं हैं, जो अनपढ़ स्त्रियां नहीं हैं, जो आसानी से कोई मूर्ख बना लेगा। वे अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, सब कुछ जानती हैं। इसके बावजूद, क्योंकि वो जो ठगने वाली है वो भी सामान्य महिला नहीं है, वह अंग्रेजी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। वह जो उसका दिल डॉल, उसका जो उसकी वेशभूषा, उसकी सारी हरकतें बिल्कुल ही नायाब हैं, अलग हैं, जो सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। तो इस तरह से वह सबका ध्यान आकृष्ट करती है, और इसके बाद वह इस तरह का जाल बुनती है कि वह सती होने जा रही है। अब सती होना एक ऐसा मुद्दा है कि कोई भी स्त्री इसको लेकर बड़ी संवेदनशील होती है कि नहीं, ये तो जीते जी जलाने की एक प्रथा है। किसी व्यक्ति को जीते जी जला देना, ये ऐसी बात है जिसे सुनकर कोई भी स्त्री तुरंत ही संवेदनशील हो जाती है। ये बात सती होने जा रही या सती होने जाने का स्वांग कर रही मदालसा, यानी उसे मानव मन का विज्ञान पता है। इस दृश्य आप देखेंगे तो ये बड़ी मनोवैज्ञानिक कहानी भी है। मदालसा को पता है कि स्त्रियां किस बात को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हो सकती हैं। जब वो ट्रेन में चढ़ती है तो उसका 6 फुट 10 इंच लंबा शरीर लोगों को उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश करता है। फिर वो सबसे परिचय करने लगती है, तो मराठी महिला रुखे सूखे अंदाज में बात करती है। इसके अलावा जो महाराष्ट्री महिला तो बात ही नहीं करती कि हम हिंदी नहीं जानता, सीधे वो कट कर जाती है। तो फिर वो
फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करने लगती है। यानी उसको पता है कि स्त्रियां किस मुद्दे पर संवेदनशील हो सकती हैं। तो इस तरह से वह जो है, इस तरह से वो फिर वो दिखाने का प्रयास करती है और उसको जो है उसका लाभ उठा लेती है। तो कभी कभी संवेदनशील होना भी नुकसान पहुंचा देता है मनुष्य को। आपने बाबा भारती की कहानी सुनी होगी कि जिसमें उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था और जिस पर वे रोज़ शाम को सवारी करके घुमा करते थे और उस पर नज़र, उसका नाम सुल्तान था, उस घोड़े का नाम, बहुत ही सुंदर और फुर्तीला घोड़ा था। तो उस पर एक डाकू की नज़र पड़ गई और उसने कहा कि ये तो घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। और वह बाबा के पास जाता है और कहता है कि ये घोड़ा मुझे दे दीजिए, ये आप साधु संत आदमी हैं, आपको इस घोड़े से क्या लेना देना है। तो बाबा कहते हैं कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। तो कहता है कि नहीं देते हैं। तो कहता है कि लेकिन ये घोड़ा जो है मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। अब भाई बेचारे बाबा भारती रात भर सो नहीं पाते हैं, बार बार उठकर उस अस्तबल में उसको घोड़े को देखने जाते हैं जहाँ उन्होंने घोड़े को बांध रखा था कि डाकू नहीं आता है रात को। तो थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं। सुबह उस पर सवार होकर वे घूमने निकलते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि एक कोढ़ी जो है, एक अपाहिज व्यक्ति जो है वहाँ बैठा हुआ है। तो उसे देखकर वे दयालु थे, वे रुकते हैं और पूछते हैं क्या बात है। तो बोलता है कि मुझे शहर तक जाना है, लेकिन पास के गांव, शहर नहीं, पास के गांव तक जाना है, लेकिन मैं अपाहिज हूँ, चल नहीं सकता हूँ। तो वे कहते हैं कि ठीक है, मैं पहुँचा देता हूँ। तो उसको उतरते हैं घोड़े से, घोड़े को बैठाकर और उसको उस पर चढ़ा देते हैं घोड़े पर। और फिर सोचते हैं कि मैं खुद जो है उस पर बैठूं। तब तक वो जो है जो अपाहिज है, दरअसल वो वही डाकू था, उसने घोड़े को लगाम लेकर घोड़े को भागने लगा और कहता है मैंने कहा था ना कि घोड़े को आपके पास रहने नहीं दूंगा। तो वे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें ले जाना चाहे तो घोड़े को ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात बस मान लो। तो बोलता है बताइए क्या। ये बात किसी को मत बताना, ये बात मत बताना कि तुमने किस तरह अपाहिज बनकर मेरी संवेदना का लाभ लिया। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर कोई भी दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेगा। फिर कोई मरता भी हो, कोई कितने भी ज़रूरतमंद हो, कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। इसलिए तुम ये बात कि तुमने किस तरह मुझे धोखा दिया, ये बात किसी को न बताना। ये बात डाकू को बहुत चुभ गई और वह अंततः उसे ज्ञान हुआ और उसने घोड़ा वापस कर दिया। तो ये तो कहानी में आपने क्या है कि किस तरह से दीन दुखी बनकर भी लोगों की संवेदना को, भावना को उभार कर उससे लाभ लेने की प्रवृत्ति लोगों में पनप जाती है। और विशेषकर जो ठग होते हैं, जो चोर होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वे इस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ इस कहानी में भी आप देखते हैं कि सती बनने जा रही मदालसा ने सती होने की बात कहकर उन तीनों स्त्रियों के मन की भावनाओं को प्रज्वलित किया और फिर वह उनको धोखा देने में सफल हो गई। समाज की एक बड़ी समस्या जो इसमें है वह उसको दिखाती हैं लेखिका इस माध्यम से, और इस तरह से वे समाज कल्याण का काम भी कर रही हैं कि लोगों को अपनी भावनाओं और संवेदनाओं पर काबू पाना चाहिए। अनावश्यक बिना उस पर जो है विश्वास, किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इस तरह से विशेषकर तो उसके दी हुई चीज़ को खाना पीना नहीं चाहिए। माता पिता बच्चों को समझाते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ न खाएं। अक्सर छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं इसको, और बहुत सारे जो उठाई गिरे हैं
यानी जो बच्चों को उठा ले जाते हैं, वे बच्चों को चॉकलेट और अन्य खिलौने दिखाकर, ललचाकर और इसके बहाने उनको अगवा कर लेते हैं। तो इसीलिए माता पिता कहते हैं किसी दूसरे की दी हुई चीज़ को नहीं खाना चाहिए। तो ये सावधानी बरतने के लिए जो कहा जाता है कि और एकाएक भावुक, यार मैं तो अंकल हूँ तुम्हारा, मैं तो आंटी हूँ, तो मैं अंकल हूँ, लो बेटा चॉकलेट ले लो। लेकिन आप जिसको नहीं जानते हैं उसकी दी हुई चीज़ को कभी भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही संदेश इस कहानी में भी लेखिका देती हैं कि महिलाओं को या किसी को भी इतना ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर इस तरह से विश्वास करके, आंख बंद करके विश्वास करके उसकी दी हुई चीज़ों को खा पी ले और अंततः ठगा जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस कहानी में आपको दिखाई पड़ती हैं। सती प्रथा के आधार पर कहानी का एक व्यंग्य तैयार किया गया है कि ये सती मैया जो है वह इस तरह से ठग कर चली जाती हैं। इस बात को व्यंग्य के रूप में भी इस कहानी में दिखाया गया है। इस कथन में मदालसा के सती होने की बात को मूर्खतापूर्ण कार्य कहा गया है, जिसे खादीदारी समाज सेविका ने मदालसा से कहा। उसके अनुसार सती होना मूर्खता है। तो निश्चित है कि वह समाज सेविका की यह बात बिल्कुल है। आज भी बहुत जो स्त्रियां हैं वे पति की मृत्यु के बाद या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो अपनी जान देने को आतुर हो जाती हैं। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति से प्रेम करती हैं, लेकिन पति के मरने के बाद से अपने जीवन से उनका मोह समाप्त हो जाता है। तो पहले ज़माने में तो इसको अच्छा माना जाता था कि ठीक है उसके साथ सती हो जाओ, और लेकिन अब उस पर कानूनन रोक है। तो दुख से विह्वल हो जाना, जीना छोड़ देना, यह कोई समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। अगर हमारे जीवन में कोई नहीं है, अगर हमारा जीवन बहुत अकेला और तनावपूर्ण हो गया है, तो निश्चित रूप से हमें कुछ लोगों की मदद, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं, दुखियारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर आप अपनी सेवा दे सकते हैं और उस सेवा के द्वारा आपको महसूस होगा कि आपका जीवन निरर्थक नहीं है। तो इस तरह अपने जीवन को, अपने इस शरीर को अच्छे कार्य में लगा देना ही एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। पति के साथ मर जाना कोई जो है धर्म नहीं होता है, बल्कि धर्म तब होगा जब आप जो है किसी अच्छे कार्य में अपने मन को लगा लेंगे। तो इस कहानी में भी आप देखते हैं कि मदालसा जो है कि किस तरह से अभिनय करती है, बहुत कुशल अभिनेत्री है। निश्चित है कि भाई कोई भी धोखा खा जाएगा। कुशल अभिनेत्री है कि जो भी ठग विद्या में जो माहिर लोग होते हैं वे हर चीज का अध्ययन करते हैं, बाकायदे उनकी स्कीम होती है, वे एक एक पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि कैसा कैसा वातावरण हमें क्रिएट करना है, तैयार करना है कि वह सीन प्रभावकारी हो। अब देखते हैं किस तरह वो मुंह ढककर रोती है, किस तरह से नीलू डार्लिंग अपने पति को कहकर रोती है, किस तरह से वो एक पूरा माहौल तैयार करती है, एक पूरा वातावरण तैयार करती है कि ऐसा लगे कि वास्तव में वो जो कह रही है वह उसमें पूर्ण रूप से सच्चाई है। तो आप इस कहानी में बहुत सारे, आप चरित्र चित्रण भी जब पूछा जाएगा कि चरित्र चित्रण करिए किसी भी का भी, चाहे महाराष्ट्रीय महिला का, चाहे पंजाबी महिला का, या फिर मदालसा का चरित्र चित्रण भी देगा, तो आप उसको बहुत विस्तार से उसके बारे में आपको लिखना है। मान लीजिए मदालसा का ही चरित्र चित्रण अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके चरित्र की अनेक विशेषताएं हैं। जैसे पहला, शारीरिक बनावट, फिर आप बताएंगे कि वो किस तरह की दिखती है, 6 फुट 10 इंच की है, पठानिन की तरह उसका शरीर जो है बहुत कसा और गठा हुआ है। ये सारी बातें, किस तरह से उसने कपड़े
साड़ी पहन रखी है। उसके बाद शारीरिक बनावट के बाद संवाद में निपुण। संवाद मतलब आपस में बातचीत करना, संवाद में भी निपुण है, बातचीत करने में उस्ताद है। वह किस तरह से प्रभावशाली ढंग से बात करती है कि बिल्कुल कम बोलने वाली जो महाराष्ट्रीय महिला है वह भी बातचीत में शामिल हो जाती है। किस तरह उसकी उपेक्षा करने वाली पंजाबी महिला भी उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने लगती है। तो ये संवाद करने में भी बहुत ही कुशल है। तो उसके संवाद भी आप दे सकते हैं कि उसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं। जैसे फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। दनादन उन्हें लगातार कि आप कौन, कैसे और कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये दनादन इंटरव्यू लेना। तो इस तरह से कुछ आप एग्जाम्पल उदाहरण देकर कुछ उस कहानी से कुछ उदाहरण भी उसमें डाला करें, ताकि आपको अच्छे नंबर तभी मिलते हैं कि लगेगा कि कहानी को आपने बहुत मनोयोग से, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा है और उसको समझा है और उसके डायलॉग्स आपको याद हैं। तो ये डायलॉग से जो संवाद है क्या है, डायलॉग। सब इसे कहते हैं वही जो है। लेकिन ये कहानी का डायलॉग आप नहीं याद कर पाते हैं, उससे संवाद को नहीं याद करते, जबकि फिल्मों के डायलॉग आप याद हो जाते हैं। तो फिल्मों के डायलॉग इसलिए याद हो जाते हैं कि वे आपको बहुत ध्यान से आप उसको देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आप कहानी को बहुत ध्यान से न पढ़ते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो है आपको इंटरसेक्शन में आप जब तक उदाहरण नहीं देंगे, यानी कविता है तो कविता की लाइनों को कोड करिए उसी रूप में जिस रूप में कविता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप उसमें ज़रा भी गड़बड़ी नहीं करनी है। उसी तरह कहानी है तो कहानी में भी जो संवाद है उसी पात्र ने जिस रूप में कहा है, जिस तरह कहा है, उसी तरह वाक्य आपको लिखना होता है। ऐसे ही उपन्यास में भी आपको उसी रूप में अपनी बात कहनी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अंक मिलते हैं, और ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं। तीसरी विशेषता आप उसके चरित्र की मदालसा कि आप देखेंगे कि कुशल अभिनेत्री है। आप देखते हैं कि कितना अच्छा अभिनय वो करती है कि तीनों प्रबुद्ध महिलाएं उससे प्रभावित हो जाती हैं। ये कुशल अभिनेत्री होने का जो गुण है उसका भी उदाहरण आप दे सकते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं इनको साथ लेकर तब जाकर उसका चरित्र चित्रण पूरा होगा। अगर आप ऐसे ही 2-4 लाइन में लिखना चाहेंगे तो नहीं। आपको पता है कि आपको जो है इसका जो उत्तर है, इन प्रश्नों का उत्तर जो आपको पूछे जाते हैं उसके उत्तर लंबे होते हैं, और आप कम से कम 2 पेज 1.5 पेज का आपको आंसर लिखना होता है। इसलिए विस्तार से सारी बातों को आपको लिखना चाहिए। ठीक है। अगर जो है आपको शीर्षक का औचित्य पूछे या कहानी का उद्देश्य पूछे तो भी आपको उसको बताना है। कहानी का उद्देश्य जो है कि किस तरह से समाचार पत्रों में जहर खुरानी की बात चारों तरफ हमें सुनाई पड़ती है, किस तरह वो बढ़ती जा रही है, इसी समस्या के ऊपर प्रकाश लेखिका ने डाला है। ये कहानी आज की कहानी नहीं है, काफ़ी पहले उस समय जहर खुरानी की समस्या शुरू हुई थी, बढ़ने लगी थी, लेकिन आज तो उस प्रचंड रूप में है। आप तो अक्सर समाचार पत्रों में ये सुनाई देता है कि बाहर से कमा कर आ रहे एक भला व्यक्ति को ट्रेन में कुछ खिलाकर और लूट लिया गया। वो यात्री बनकर आते हैं और बहुत ही देखने में वो बिल्कुल चोर उचक्के नहीं लगते, वो एकदम सामान्य व्यक्ति लगते हैं। वे पहले पास बैठते हैं, फिर पास बैठते हुए बातचीत करते हैं, दोस्ती गांठते हैं, और फिर खाना पीना साथ होता है, और खाने पीने में ही वे उसे कुछ खिला देते हैं। और इस तरह जब वो सो जाता है
वो नशे में चला जाता है तो उसको जो है उसको लूट कर चल देते हैं। तो ये समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और चोरों ने और उचक्कों ने या लुटेरों ने नए नए ढंग ईजाद किए हैं। अपराध के नए नए ढंग निरंतर ईजाद किए जा रहे हैं। आप देखते हैं कि किस किस तरह से, अब ऐसे नहीं पुराने समय में डाकू होते थे और डाकू आते थे और डाका डालकर चले जाते थे, ऐसा नहीं। अब तो लोग एकदम शरीफ की वेशभूषा में सामने आते हैं और आपको लूट कर चले जाते हैं। आप जान भी नहीं पाते कि ये लुटेरा हो सकता है, तो आप सावधान नहीं रह पाते। जहाँ सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। जो ही आपने जरा सा भी लापरवाही बरती वहीं पर आप ठगी के शिकार हुए। हर जगह ठग भरे हुए हैं। तो इस कहानी में भी इस समस्या को विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा जो है कहानी को आपको सारांश सबको पता है ही। कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रयाग स्टेशन से होता है। प्रयाग इलाहाबाद स्टेशन, जो आप प्रयाग उस समय नाम था, तो प्रयाग से होता है। और वहाँ बताया जाता है कि वहाँ अर्ध कुंभ के मेले की वजह से बड़ी भीड़ है। अर्ध कुंभ है, आप जानते हैं कुंभ के मेले में कितनी भीड़ होती है। लोग धर्म के मामले में इतने अंधविश्वासी हैं कि सोचते हैं कि कुंभ में नहाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। वे जीवन भर भी जो गलत काम भी करते हैं वे सोचते हैं कि कुंभ नहा लेंगे तो गंगा जी हमें पवित्र कर देंगी। और इसीलिए कबीरदास जी ने कहा भी था कि गंगा में नहाने से यदि मनुष्य को मुक्ति हो जाती तो सबसे पहले मछलियों की मुक्ति होती, क्योंकि वो तो रात दिन उसी गंगा जल में रहती हैं। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो उसने पाप कर्म किए हैं उसको अलग से भोगना पड़ेगा, जो पुण्य कर्म किए हैं उसको अलग से भोगना पड़ेगा। लेकिन कोई ये नहीं है कि सारे पाप किसी एक पुण्य से खत्म हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई गलत काम न हो। लेकिन हम जितने भी ऐसे व्यापारी जो निरंतर जनता को ठगते रहते हैं, वे आप देखते हैं मंदिरों में बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा देते हैं। वे हर कुंभ में वे वैष्णो धाम जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और जो रात दिन लोगों को ठगते हैं। वे सोचते हैं कि जो काला धन है उसको जो है हम अगर धर्म के कामों में थोड़ा लगा देंगे, थोड़े धन को उसमें लगा देंगे तो हमारे जो सारे जो पाप कर्म है वह समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन वे मानते हैं। तो कुंभ नहाने में आप देखते हैं कि बहुत ही भीड़ होती है। तो इस समय जो माहौल था वह भी वही था, यानी जब वे लेखिका जब ठगी का शिकार हुई अपने 3 अन्य जो साथियों के साथ, यानी जो उनके साथ 2 महिलाएं अन्य थी, एक तो मदालसा ठग थी, तो ये जो 4 महिलाओं का जो उसमें था जिसमें 3 ठगी का शिकार होती हैं और एक ठगती है। तो वो समय था कि अर्ध कुंभ के मेले की वजह से स्टेशनों पर जो प्रयाग में बहुत भीड़ थी। लेकिन लेखिका आरक्षण सूची में जब देखती है कि बस 3 मेरे साथ जो हैं वो महिलाएं ही हैं तो वह आश्वस्त होती हैं कि चलिए अब जो है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे कंपार्टमेंट में कोई भी पुरुष नहीं है। क्योंकि पुरुष रात को जब सोते हैं तो उनकी नाक बहुत तेज़ बजती है, इससे लेखिका को बहुत परहेज था। बहुत विनोदी स्वभाव की लेखिका है और वे अपनी कहानी में जगह जगह हास्य विनोद के पुट देती चलती हैं। कहते हैं कि पुरुष यात्रियों के नासिका गर्जन से छुटकारा रहेगा, कि उनकी नाक जो बजती है वो रात को सोने नहीं देती है। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर चीज़ें जो मराठी महिला है आप उसको देखिए
कि जो है वो प्रत्येक वस्तु को उचित स्थान पर रखती है और मराठी पत्रिका पढ़ती है। पंजाबी महिला थोड़ी लापरवाह है, उसका सारा सामान जो है बेतरतीबी से बिखरा हुआ है। दो महिलाएं, दोनों का स्वभाव अलग है, आप देखते हैं। वहीं पर लेखिका का स्वभाव भी अलग है। तो चरित्र चित्रण जब आएगा तो सबका अलग अलग चरित्र, जिसका भी पूछा जाए उसके बारे में आपको विस्तार से बताना होगा। कि चूँकि पंजाबी में महिला जो है वो समाज सेविका है, वो तमाम अन्य कार्य करती है, तो वो चीज़ों को बहुत व्यवस्थित ढंग से रखने की आदि नहीं है। जबकि जो मराठी महिला है वह अपनी चीज़ों को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से रखती है। ठीक है। पंजाबी महिला किसी सभा में भाग लेने के लिए जा रही है, इसलिए उसके साथ फाइल भी चल रही है, जिसको वो बीच बीच में देख खोल कर देखती है। तो उसका पहनावा कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है, पहले ही बता दिया किस तरह वो खादी की सलवार कुर्ता सब पहनी हुई है, और उसका रुमाल भी खादी का है, और उसका चेहरा और उसके हाथ भी खादी की तरह ही खुरदुरे हैं। उसके बारे में अनुमान भी लगाती हैं कि वो जो है ज़रूर जो है कहीं फील्ड वर्क या बाहर काम करती है, और सही निकलता है कि वह एक समाज सेविका थी। और जबकि दूसरी विवाहिता हैं जो महाराष्ट्री महिला है, और वह एक विवाहित महाराष्ट्री महिला के ही गेटअप में है, उसी की वेशभूषा में है। वैसे ही उसकी सोलापुरी लाल रंग की जो साड़ी है वह इतनी उस पर फब रही है कि उसके चेहरे पर भी लालिमा दिखाई दे रही है। वो भी तीनों प्रौढ़ ही हैं, लेकिन तीनों का रूप रंग, तीनों का स्वभाव अलग दिखाई दे रहा है। तो चौथी महिला के बारे में तो और भी वे हास्य व्यंग के रूप में उसको रखती हैं कि किस तरह से उसकी लंबी नाक जो है वह सुपर्णखा की तरह है। हालांकि किसी महिला के लिए इस तरह की बात कहना थोड़ा अपमानजनक हो सकता है, लेकिन चूंकि वो कोई बहुत इस दृष्टि से लेखा नहीं करती है कि उसका बस वो एक इतनी लंबी है और जैसी है जिस तरह की है उसी को इसको कहते हैं कि यथार्थ चित्रण, जो जैसा है उसको उसी रूप में रखना। तो उसे उसी रूप में सामने रखती हैं कि कैसे वह अपनी मर्दाना जो सुपर्णखा जैसी नाक है उस पर जो है उसको जो है साधारण लेडीज रुमाल जो है, क्योंकि जो स्त्रियों का रुमाल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, वो उसकी नाक को नहीं संभाल सकता था, इसलिए वे जो है मर्दाना रुमाल ही रखती थी। उसी मर्दाना रुमाल को अपने चेहरे पर रख कर रोती है क्योंकि उसे चेहरा ढक जाता है, बड़ा होता है। तो ये बीच बीच में वे इसको हास्य व्यंग का पुट देती हैं। और अब देखेंगे कि जब मदालसा जो है सती होने की बात कहकर जब चली जाती है गुसलखाने में चली जाती है, तो तीन महिलाएं जो हैं, जैसे अक्सर होता है कि अगर चार महिलाएं बैठी हैं और एक महिला चली जाती है तो तीनों महिलाएं उसी के बारे में बात करने लगती हैं। ये जो स्वाभाविकता है, इसे इस तरह से इसको पकड़ कहते हैं कि लेखिका को कहानी पर किस तरह से पकड़ है कि वह इसके बारे में विस्तार से बताती है कि वे तीनों बातें करने लगी। तो महाराष्ट्री महिला कहती है कि भाई मुझे तो नहीं लगता है कि ये सती होने जा रही हैं, और वो कहती है कि इस ज़माने में ऐसे कोई सतीवती नहीं फती नहीं होती। ठीक है, लेकिन समाज सेविका कहती है कि वह कितनी निष्पाप पवित्र उदार है। अब दो महिलाओं की ओपिनियन अलग है। महाराष्ट्री महिला के अनुसार वो विश्वास नहीं करती है कि कोई सतीवती आजकल के ज़माने में, और इस तरह डंका पीट कर थोड़े होता है, जिसको सती होना होगा तो वैसे ही हो जाएगा। इस तरह से ढोल पीट कर के सती होने जा रहे हैं, ये मुझे सही नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि ऐसे ही कह रही है। लेकिन जो मराठी महिला है वह जो है इस बात को विश्वास करती है, नहीं करती है मराठी महिला, लेकिन पंजाबी महिला कहती है कि नहीं,
कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो आश्रम की संचालिका है, जिसमें वो देखती है कि बहुत तरह की दुखियारी स्त्रियां रहती हैं, और वो देखती है कि भावुकता में कई भी कितनी स्त्रियां आत्महत्या कर लेती हैं, अपनी जान दे देती हैं, क्योंकि स्त्रियां स्वभावतः भावुक होती हैं, और वो कहती है कि ये ऐसा कर सकती है। तो दोनों के विचार अलग अलग इस उसके बारे में आते हैं। और समाज सेविका जो पंजाबी महिला है, वे कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी और इसके साथ जाना पड़ेगा और जाकर पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी। यानी उसको पूरा 100% विश्वास है कि मदालसा सती होने के ही जा रही है। मदालसा का पूरा जो जादू है वह पंजाबी महिला पर चल चुका है, लेकिन महाराष्ट्रीय महिला को भी शक है, और लेखिका तो इस सारी घटनाओं को भी मूक दर्शक है और देखती रहती है, सुनती रहती है। ठीक है, जब मदालसा हाथ मुँह धोकर आती है और आते ही नाश्ता दान निकालती, फिर आप देखें किस तरह से वह जानती है कि जो स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ है, स्त्रियां उससे पर जरूर ही लट्टू हो जाएंगी, और इसलिए वह जिस तरह से कटोरियां सजाती है उसे देखकर सभी को भूख लग गई। उसने छोटी छोटी कटोरियां सजाई और उसमें अपना नाश्ता दान निकाला, और इस तरह से उसने उसमें उसको परोसा और कहा कि नहीं सब लोग खाइए। जबकि लेखिका ने कहा कि नहीं, हमारा भी तो खाना है, हमारे साथ खाना है, हम उसका क्या करेंगे। तो कहती है कि ये 6 फुट का जो ये शरीर है ये ईश्वर ने क्यों बनाया है, और इस तरह से वह कहती है कि मैं जो है आप लोग का भोजन करूँगी, और जो है वह सारा तीनों का खाना अकेले खा जाती है। तो उसके यहाँ पर भी एक आता है कि वो ईश्वर ने, विधाता ने सचमुच उसके शरीर में इतने कोष्ठ और प्रकोष्ठ, मतलब कोठरी और कोठरियाँ का इतने सारे कमरे बना रखे, इतना सारा भोजन वो अकेले चट कर गई। तो कहती सचमुच विधाता ने उसके दुर्ग जैसे शरीर में, विशालकाय शरीर में बहुत सारे कोष्ठ बना रखे हैं, यानी उसके शरीर में पचाने की इतनी क्षमता बना रखी है जहाँ वह खा सकती है। तो इस तरह से मदालसा अंत में खाना खाने के बाद पानदान निकालती है, और यह कहते हुए कि यह मेरा अंतिम सफ़र है, कल सुबह क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर सावधान व्यक्ति होता तो उसकी इस बात से ही समझ, पानदान निकालती है और जब ये बात कहती है कल सुबह क्या होगा, तो अगर जरा भी शक होता तो सावधान हुआ जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वह जो है फिर सब लोग खा के सो गए, और आँख खुलते ही सबके होश उड़ गए। मिसेज बनोलकर के स्टील का बक्सा जिसमें उनके जड़ाऊ जेवर थे, समाज सेविका का सूटकेस और लेखिका का बटुआ गायब था। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने के लिए नहीं, उसे पकड़वाने के लिए। लेकिन पुलिस आज तक उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। तो बच्चों, आपने देखा कि इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने समाज की में व्याप्त एक बड़ी समस्या पर प्रकाश डाला ही है, यानी जहर खुरानी की समस्या पर केंद्रित है यह कहानी, लेकिन इसके साथ ही मानव मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान का भी बहुत कुशल चित्रण इसमें किया गया है। चरित्र चित्रण करने में, वातावरण को सृजित करने में और भाषा में लेखिका की जो पकड़ है वह अद्भुत है। तो ये कहानी मुझे लगता है
कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और इस कहानी से संबंधित प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बस कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी की सार्थकता क्या है, क्या शीर्षक सार्थक है या नहीं है, तो आप सीधे बता देंगे कि जब शीर्षक के इर्द गिर्द कहानी घूमती है तो आप देखते हैं कि उस सती शब्द के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुना गया है और वही मेन जो मुख्य पात्र है वह सती होने जा रही मदालसा ही है और अन्य स्त्री पात्र उसके पूरक हैं। तो सती जो बनने जा रही मदालसा के इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है, इसलिए कहानी का शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक है। और कहानी इसलिए भी सार्थक है कि वह जिस समस्या को लेखिका स्पष्ट करना चाहती हैं, उजागर करना चाहती हैं, जिसकी तरफ उनका वे जो पाठकों को जिस ओर आगाह करना चाहती हैं, इसमें वे पूर्ण रूप से सफल होती हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी वे पूरी तरह सफल हैं। उनकी भाषा बहुत ही साफ, खड़ी बोली जो सुस्पष्ट है, मुहावरेदार है। आपने बीच बीच में कई जगह मुहावरे आते हैं, कुछ अलंकार भी आते हैं, जैसे सुपर्णखासी नाक, जैसे मर्दाना रुमाल, जैसे बहुत सती मैया के फूल। ये सारे वाक्यांशों से भी उनकी भाषा इतनी सहज, सरल और प्रभाव उत्पादक हो जाती है कि कहानी में जान पड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी और आप आसानी से इसके सारे प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में